नौकरशाही सिद्धांत। इस वीडियो में हम मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में जानेंगे। वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। नौकरशाही किसी भी संगठन का एक जरूरी हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति वह चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी रूप में नौकरशाही संरचना से जुड़ा हुआ है। बीते कई सालों में नौकरशाही की कड़ी आलोचना हो रही है। कई व्यक्ति जिसे नकारात्मक संदर्भ से देखते हैं। स्पष्ट कमियों और उजागर बुराइयों को बावजूद कोई भी सरकारी, सार्वजनिक या निजी संगठन नौकरशाही ढांचे के बिना नहीं चल पाया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नौकरशाही के बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन आज हम जिस रूप में नौकरशाही को देखते हैं उसका विकास औद्योगिकरण के साथ हुआ है। प्राचीन मिस्र और रोम में भी नौकरशाही की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन यह प्राचीन नौकरशाही पैतृक प्रशासन पर आधारित थी, जहां शासक के निजी विचार व भावनाओं का प्रशासन होता था। किंतु आज की नौकरशाही पूरी तरह से अवैयक्तिक व्यवस्था है। मैक्स वेबर ने आधुनिक नौकरशाही को अपने अध्ययन का विषय बनाया। नौकरशाही के संबंध में मैक्स वेबर की धारणाओं को समाजशास्त्र चिंतन के इतिहास में एक शास्त्रीय उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। इसलिए नौकरशाही को बेहतर तरीके से समझने के लिए वेबर के नौकरशाही संबंधी विचारों को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं वेबर के नौकरशाही संबंधी विचारों को। बताने से पहले हम नौकरशाही के अर्थ को और इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत के बारे में जानेंगे। नौकरशाही का अर्थ क्या है? नौकरशाही शब्द का आविष्कार 1745 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डी गॉनी ने किया था। नौकरशाही को अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के ब्यूरो जिसका अर्थ होता है मेज और ग्रीक भाषा के क्रेसी जिसका अर्थ होता है शासन से मिलकर बना है। इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी का तात्पर्य मेज का शासन, मेज सरकार से। नौकरशाही को कर्मचारी तंत्र, अधिकारी तंत्र या लाल फीताशाही भी कहते हैं। यह कोई नई व्यवस्था नहीं, वास्तव में इसका जन्म तो उसी समय से हो गया था जब प्राचीन काल में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई थी। विशाल साम्राज्य में प्रशासक के सभी क्षेत्रों पर पकड़ बनाए रखने के लिए अधिकारियों की औपचारिक नियुक्तियां, उनकी पदोन्नति, उनके दायित्वों और अधिकारों के स्पष्ट विभाजन आदि के निर्धारणों की संगठित पद्धति का विकास हुआ, जो कि नौकरशाही का ही एक रूप था। पूंजीवाद और प्रजातंत्र के विस्तार से आधुनिक नौकरशाही को संगठन का अनिवार्य रूप बना दिया गया। नौकरशाही के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। कुछ लोग नौकरशाही को कुशल, कुछ अकुशल, कुछ लोग सेवा और पर्यायवाची, तो वहीं कुछ लोग इसे अधिकारी समूह के रूप में देखते हैं। लेकिन कुछ रूप से नौकरशाही कार्यों और व्यक्तियों का एक ऐसा व्यवस्थित संगठन है जो सामूहिक प्रयास के जरिए वांछित लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार नौकरशाही का अर्थ समाज में सरकार के व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासकों से है। हैरोल्ड जोसेफ लास्की ने बताया कि एक सरकार व्यवस्था में अधिकारियों का शासन ही नौकरशाही है। हरमन फाइनर ने बताया कि प्रशासकों का अधिकारियों द्वारा किया गया शासन ही नौकरशाही है। वहीं मार्शल ई दिमाग का कहना है कि नौकरशाही एक बृहद रूप से केवल संस्थावाद का नाम है, या किसी संस्था के खून में मिलाया हुआ कोई बाहरी पदार्थ नहीं, या केवल सभी में पाई जाने वाली विशेषताओं का एक बड़ा हुआ रूप है। नौकरशाही के संबंध में मैक्स वेबर का मत क्या है? जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने नौकरशाही के आदर्श रूप का वर्णन किया है। वेबर पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने नौकरशाही के नकारात्मक पहलुओं के बजाय सकारात्मक पहलुओं पर ज़्यादा बल दिया और नौकरशाही के आदर्श मॉडल का प्रतिपादन किया। वेबर ने नौकरशाही के बारे में बताया कि नियुक्त किए गए अधिकारियों का समूह नौकरशाही कहलाता है, अर्थात प्रत्येक वह व्यक्ति जो नियुक्त है नौकरशाह है। साल 1920 में वेब की किताब विर्टशाफ्ट एंड गेसेलशॉफ्ट प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने सत्ता के विरुद्ध के बारे में बताया। वेबर के अनुसार सत्ता के 3 रूप हैं और वे हैं परंपरावादी सत्ता, चमत्कारिक सत्ता एवं कानूनी सत्ता। परंपरावादी सत्ता क्या है? चलो इसके बारे में जानते हैं। परंपरावादी सत्ता का इस्तेमाल करने वाले लोगों को आमतौर पर मालिक कहा जाता है। उन्हें यह सत्ता वंश, विरासत या सामाजिक परंपरा के कारण हासिल होती है, जिसमें उनका कोई निजी प्रयास शामिल नहीं होता है, लेकिन इस ओहदे का आनंद वे निजी रूप से ही उठाते हैं। ऐसे प्रभुत्व संपन्न मालिकों का निर्णय उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं पर निर्भर होता है। उन्हें इसके लिए किसी तार्किक आधार की जरूरत नहीं होती। उनकी आज्ञाएं, रिवाजों की आड़ में निजी
संतुष्टि का एक जरिया होती हैं। इस तरह के मालिकों के आदेश का पालन करने वाले लोगों को अनुचर कहते हैं। ये अनुचर अपने मालिकों के आदेशों का पालन पूरी ईमानदारी व आदर भाव के साथ करते हैं। इस पुश्तैनी सत्ता में जो व्यक्ति आदेशों का पालन करते हैं वह निजी सेवक, घरेलू कर्मचारी और मालिक के चहीते होते हैं। यही कारण है कि ये लोग अपनी तमाम गतिविधियां और व्यवहार के लिए अपनी बुद्धि के बजाय मालिक की इच्छा पर निर्भर होते हैं। मालिक की इच्छा के अनुसार उन्हें अपने तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ता है। ऐसे में किसी मामले को लेकर उनकी राय बदलती रहती है। फिर भी इनकी तमाम गतिविधियों को रिवाजों और परंपराओं के नाम पर वैधता हासिल होती है। चमत्कारी सत्ता क्या है? चमत्कार शब्द ईसाई धर्म की प्राचीन शब्दावली से लिया गया है। इस व्यवस्था के तहत किसी नेता, जादूगर, पैगंबर या कुशल वक्ता के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग अलौकिक, दैवीय या असाधारण गुणों के बल पर किया जाता है। इसमें लोग सत्ता प्राप्त व्यक्ति की आज्ञा का पालन उसकी असाधारण क्षमताओं के चलते करते हैं, न कि वे किसी नियम या पद मर्यादा के बंधन से बनकर करते हैं। चमत्कारिक नेता अपने शासन को चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाता है उसमें वह अधिकारों, पदोन्नति आदि का विभाजन अनुचरों की योग्यता व क्षमता के आधार पर नहीं करता, बल्कि उनके निजी समर्पण को देखकर करता है। और इस प्रकार सभी अनुचर पूरी तरह से अपने मालिक की इच्छा और अनिच्छा के अधीन काम करते हैं। वैधानिक सत्ता क्या है? चलो इसके बारे में जानते हैं। वेबर नौकरशाही व्यवस्था को वैधानिक सत्ता का सबसे प्रमुख उदाहरण मानते हैं। वैधानिक सत्ता का स्रोत किसी व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा से निहित नहीं होता, बल्कि उन नियमों से निहित होता है जिनके तहत वह एक विशिष्ट पद पर आसीन होता है। इस सत्ता का स्रोत स्वयं राज्य के कानून होते हैं। इसका अधिकार क्षेत्र सीमित होता है। इस अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई भी शासक अपनी सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता। इस सत्ता के 3 प्रकारों में से वेबर कानूनी सत्ता प्रणाली को उसमें निहित तार्किकता के कारण ज्यादा पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, वेबर जोर देकर कहते हैं कि सिर्फ कानूनी सत्ता प्रणाली ही है जो आधुनिक सरकारों के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रकार वेबर ने सत्ता के 3 प्रकारों को विस्तृत ढंग से समझाया। वेबर यह भी मानते हैं कि तीनों प्रकार की सत्ताएं अलग अलग होने के बावजूद आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनकी वैधता तभी तक बनी रहती है जब तक शासित लोग इन्हें स्वीकृति प्रदान करते हैं। चमत्कारिक सत्ता भय कुर्सी तब हिलती है जब करिश्माई व्यक्ति निरंकुशता की सभी हदें पार कर जाता है और परंपराओं का खुलेआम उल्लंघन करता है। वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषताएं। वेबर ने अपने सिद्धांतों में नौकरशाही की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं, लेकिन पद सोपान, व्यावसायिक योग्यता, नियम व प्रक्रिया, विशेषीकरण, संगठनात्मक संसाधन, लिखित दस्तावेज, एक तंत्री प्रारूप। चलते हैं एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। पद सोपान। नौकरशाही में विशिष्ट कार्य विशेष पदों के लिए ही निर्धारित होते हैं। यहाँ कार्य योग्यता, अधिकार व उत्तरदायित्व में एक अंतर रहता है। प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय अपने ऊपर के कार्यालय के नियंत्रण व देखरेख में होता है। व्यावसायिक योग्यता। सभी कर्मचारियों को एक वस्तुनिष्ठ कसौटी के आधार पर चुना जाता है, जिसके चलते उन्हें व्यावसायिक योग्यता होती है। वे अपने संबंधों, खर्चों व अन्य चीज़ों को लेकर दूसरों के साथ औपचारिक तरीके से व्यवहार करते हैं। साथ ही उनकी आमदनी में स्थायित्व होता है और उन्हें उन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। नियम व प्रक्रिया। किसी भी संगठन में कर्मचारियों के कर्तव्य व अधिकार तथा काम करने की पद्धति स्पष्ट रूप से कुछ निश्चित नियमों द्वारा तय व प्रशासनिक होती है, जो लिखित, तार्किक व अवैयक्तिक होती है। ये भी कहा जाता है कि नियमों का पालन स्वेच्छाचारिता को रोकता है और कार्यकुशलता को बढ़ावा देता है। विशेषीकरण। किसी भी संगठन में प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका उसके काम के अनुसार तय की जाती है और निर्धारित किए गए उन्हीं कामों की सीमा के भीतर उससे अपेक्षाएं भी की जाती हैं। संगठनात्मक संसाधन। नौकरशाह संगठन के संसाधनों और निजी तौर पर उपयोग नहीं कर सकते, जैसे आधिकारिक कर व निजी आमदनी पूरी तरह से अलग होती है। लिखित दस्तावेज। लिखित दस्तावेज वेबेरियन नौकरशाही के केंद्र में है। वे सभी प्रशासनिक कार्य, निर्णय और नियम लिखित रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये दस्तावेज प्रशासन के लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। एक तंत्री प्रारूप। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही के कुछ कार्यों के अन्य संगठनों द्वारा नहीं किया जा सकता है। कुछ कार्यों पर उनका एकाधिकार होता है और केवल प्राधिकृत अधिकारी ही उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। नौकरशाही के सामाजिक परिणाम क्या हैं?
कर्मचारी तंत्र के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों का पर गहनता से विचार किया गया है। यहाँ पर हम वेबर द्वारा बताए गए दोनों पक्षों के बारे में बताते हैं। सकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं? मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही के निम्नलिखित रूप से समाज के विकास में योगदान दिया है। विश्वास बनाए रखने में नौकरशाही अवैयक्तिक नियमों द्वारा संचालित होती है, जिसके चलते लोगों का प्रशासन पर विश्वास बना रहता है। इस प्रणाली के अंतर्गत कार्य अधिक सूक्ष्मता, तेजी, मितव्ययिता और बिना किसी विवाद के संपन्न होता। प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य। मैक्स वेबर कहते हैं जैसे जैसे प्रजातंत्र का विस्तार होता वैसे वैसे नौकरशाही पर आधारित प्रशासन व्यवस्था की भी जरूरत बढ़ती जाती है। वेबर की इन भावनाओं के लिए जूलियन फ्रायड ने लिखा है, यह सामान्यतः स्वीकार किया गया है कि प्रजातंत्रीकरण और नौकरशाही साथ साथ चलते हैं। शिक्षा के स्वरूप में बदलाव। नौकरशाही की जरूरतों ने शिक्षा के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण के पाठ्यक्रम व प्रशिक्षण के तरीके बदले जा रहे हैं। आज के समय में हम डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री आदि का महत्व बढ़ गया है। सामाजिक अंतरों को कम करना। नौकरशाही एक ऐसी संगठन प्रणाली है जो आर्थिक सामाजिक भेदों को दूर करती है और सामाजिक समानता लाने का प्रयास करती है। वस्तुनिष्ठ शैक्षिक प्रमाण पत्रों और औपचारिक परीक्षाओं के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। इन नियुक्तियों को परिवार, वंश या आर्थिक संपन्नता प्रभावित नहीं करती। इस प्रकार नौकरशाही सामाजिक अंतरों को पाटने का भी कार्य करता है। नौकरशाही के नकारात्मक परिणाम। कुछ इसके नकारात्मक परिणाम भी है। रचनात्मक निजी पहल में बाधक। नौकरशाही में कर्मचारी औपचारिक नियमों और पदों के दायित्व से बंधे होते हैं, जिससे उनकी निजी रचनात्मकता, सूझबूझ एवं पहल करने में साहस जैसी शक्तियों का गला घुट जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति केवल एक कर्मचारी के रूप में अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने के बारे में सोचने लगता है और वह एक नीरस और उबाऊ दिनचर्या में फंस जाता है। आत्मविहीन विशेषज्ञों का होता है। नियम और विधियों का अवैयक्तिकता ऐसे विशेषज्ञों को जन्म दे सकती है जो अपने सीमित कार्य क्षेत्र में सिमटे समग्र संगठन के लक्ष्यों को भूल जाएं। यह भी संभावना हो सकती है कि नियमावली और प्रक्रिया ही उनके लिए साध्य बन जाए। इस संबंध में वेबर का कहना है, दफ्तरी आचरण की अवैयक्तिकता की प्रवृत्ति आत्मविहीन विशेषज्ञों को जन्म देने के लिए होती है। शांति व्यवस्था और सुरक्षा से के आदि। नौकरशाही में अधिकारी जनता से दूर बड़े बड़े भवनों में काम करते हैं, जिससे वे शांति व्यवस्था और सुरक्षा के आदी होते हैं। इसलिए वेबर का कहना है कि जानबूझकर ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे व्यवस्था या शांति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और यदि एक क्षण के लिए यह भी व्यवस्था नष्ट हो जाए तो हम घबरा जाते हैं कि खुद को निस्सहाय समझने लगते हैं। परंपरागत मूल्यों का ह्रास। वेबर का मानना है कि युक्तिकरण या तार्किकता की एक प्रमुख अभिव्यक्ति नौकरशाही है, जो कि वस्तुतः अतार्किक है। तार्किकता हमें उन परंपरात्मक मूल्यों से अलग कर देती है जो मानव जीवन को अर्थ और लक्ष्य प्रदान करते हैं। इस तरह से हम वेबर द्वारा बताए गए नौकरशाही के नकारात्मक परिणामों से भी परिचित होते हैं। इसके आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि वेबर नौकरशाही के अंध पुजारी नहीं थे, जैसा कि कुछ लोग उन्हें समझने की भी भूल करते हैं। निष्कर्ष इसका निकलता है नौकरशाही का कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि मैक्स वेबर का नाम इस तरह से नौकरशाही के पर्यायवाची के तौर पर प्रयोग किया जाता है क्योंकि समाज विज्ञान के जिन विद्वानों ने नौकरशाही की अवधारणा को बताने का प्रयास किया है उनमें वेबर का स्थान अद्वितीय है। हालांकि उनके विद्वानों ने नौकरशाही की कड़ी आलोचना की है, किंतु उसके बावजूद ना तो इस व्यवस्था को छोड़ पाए हैं और ना ही संगठन के कार्य संपादन के लिए कोई दूसरा विकल्प भी प्रस्तुत कर पाए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि नौकरशाही में कुछ गुण अंतर्निहित हैं। ऐसी ही अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो।